हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवि, डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे उसके कुछ एग्जांपल कि हम सीक्वेंस को कैसे मोनोटोनिक प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, वो फिर हम देखेंगे कि उसके एग्जांपल्स कैसे होते हैं। सो मेरे पास मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस है, ठीक है। लेट आपको कोई भी सीक्वेंस दी जाती है और आपको प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं। तो मेरे पास एक सीक्वेंस है ए एन, ठीक है। फिर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम अप्रोच क्या है। आपके पास सीक्वेंस ए एन है, आपके पास nth टर्म था। आपके पास अगर सीक्वेंस है तो आप उसको कैसे ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं, A1 A2 अप टू A3 AN एंड सो ऑन। सो मैं ऐसे एक्सपांड कर सकता हूँ A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN एंड ऑल्सो। हम जानते हैं कि सीक्वेंस के पास इन्फाइनाइट टर्म्स होते हैं। मैं यहाँ से जो हमारा n टर्म था वो निकालूंगा AN, और उसका नेक्स्ट टर्म यानी कि AN+1 निकालूंगा। इन दोनों की में क्या रिलेशन है, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। दैट मीन्स अगर nth टर्म जो है हमारा वो क्या AN+1 से छोटा है, क्या हमारा जो nth टर्म है वो क्या उसके n+1 टर्म से बड़ा है, या फिर दोनों इक्वल है। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये जो टर्म्स है हमारे, हम रियल सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे ये सारे क्या होंगे, रियल टर्म्स होंगे। तो ऐसे हम प्रूव करेंगे कि an जो है वो क्या है हमारे n+1 टर्म से बड़ा है, छोटा है, या फिर उसके इक्वल है। तो यही जो है वो कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक सीक्वेंस का। ठीक है, कि आपके पास अगर दो टर्म्स है, आप उसको कैसे कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि वो जो टर्म्स है उसमें क्या रिलेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आपके पास जो सीक्वेंस है, ठीक है, मान लीजिए कि मेरी सीक्वेंस है AN, इट्स सेड टू बी मोनोटोनिक। मोनोटोनिक यानी या तो फिर ऐसे बढ़ती हुई या फिर घटती हुई। ठीक है, सो मोनोटोनिक इफ AN+1 इज लेस और इक्वल टू AN, दैट मीन्स AN+1 यानी कि जो n+1 टर्म है वो क्या होना चाहिए, n टर्म से छोटा होना चाहिए, या फिर AN+1 टर्म जो है वो n टर्म से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल n। ठीक है, हर n के लिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जब सीक्वेंस होती है तो हम ऐसे देख सकते हैं। नाउ मान लीजिए कि मेरे पास जो एक सीक्वेंस है और मुझे ये देखना है कि भाई वो कैसी है सीक्वेंस। सर आपने तो बता दिया कि मोनोटोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन ऐसी होती है, पर कुछ एग्जांपल से तो बताइए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि मैं आपके पास एक सिंपल सीक्वेंस लेता हूँ, AN=N है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी भाई, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, n आएगा, फिर n+1 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिट टर्म आएंगे। ठीक है, इसकी रेंज भी कैसी होगी, यही इसका क्या होगा, रेंज सेट भी होगा। ठीक है, यही इसका क्या होगा, रेंज सेट। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है उस वो रेंज सेट पे उतना डिपेंड नहीं करती है जितना बाउंडेड सीक्वेंस करती थी, वो जो टॉपिक हमने देखा था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ से अगर nth टर्म निकाला तो यहाँ इसका n टर्म क्या है, n है भाई, और n+1 टर्म क्या है, वो तो n+1 ही है। हमें यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई जो n होता है वो हर नेचुरल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, n इज लेस और इक्वल n इज लेस देन n+1। ठीक है, ये तो होता ही है। दैट मीन्स ये टर्म जो है वो आपका है क्या है, AN है। तो वो क्या हो गया, आपके n+1 टर्म से कैसा हो गया, छोटा हो गया। अगर वो छोटा हो जाता है दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे आप रियल लाइन पे अपने टर्म को अरेंज करते जाएंगे तो आपके टर्म जो है वो क्या एक ही साइड में ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर कहीं पे 4 5 ऐसे ऐसे जाएगा, तो मेरी जो ये सीक्वेंस है पूरी कहाँ पे जा रही है, राइट हैंड साइड में ऐसे जा रही है। ठीक है, मुझे पहले 3 या 4 टर्म से पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे n टर्म के बारे में बता रहा हूँ कि भाई आपको nth टर्म जो होता है वही देखना है, जनरलाइज करना है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपके पास ऐसी सीक्वेंस है तो ये जो मेरी सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, पहले इस एग्जांपल से थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो डायरेक्टली अप्रोच कर रही है राइट हैंड साइड में। दैट मीन्स ये वापस तो आएगी नहीं। आपने ये मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया तो फिर ये सीक्वेंस कैसे जाएगी, राइट हैंड साइड में जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने कह दिया कि भाई ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, सॉरी यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो कैसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। कैसे इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग है तो वो तो राइट हैंड साइड में ऐसे बढ़ती जाएगी। आपने अगर 5 से स्टार्ट किया है तो 5 के आगे ही आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, पर वो 3 4 1 2 वो सब तो आएगा नहीं। ठीक है, उससे 5 से आगे जो भी रियल नंबर है वो नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारी सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक। यही बात है वो हम मोनोटोनिक में देखते हैं। तो देखते हैं कि अगर आपके पास
an+1 जो है वो कैसे होना चाहिए, n टर्म से छोटा होना चाहिए या फिर n टर्म से बड़ा होना चाहिए। तो वहाँ से हम देखते हैं कि वो सीक्वेंस कैसे है, मोनोटोनिक है। अब मोनोटोनिक जब हम बात करते हैं तो उसमें दो टर्म्स आते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट टर्म लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, तो वो जो टर्म्स है वो कैसे होना चाहिए, जैसे बढ़ रहा होना चाहिए, इंक्रीज होता चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो था 1, सेकंड टर्म था 2, फिर 3, 4, ऐसे ऐसे हम जैसे आगे बढ़े तो हमारा टर्म कैसा होता चला गया, बढ़ता चला गया, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐड होता चला गया, तो हमें पता चला कि भाई ये जो सीक्वेंस है वो कैसे है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, भाई वो सर आपने तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बता दिया, आप डिक्रीजिंग भी बता दो। चलिए भाई वो भी देख लेते हैं कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कैसे होता है। तो आपके पास मान लीजिए एक सीक्वेंस है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे कुछ हार्ड एग्जांपल अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों, हमको डेफिनेशन समझ रहे, डेफिनेशन हो जाएंगी क्लियर तो फिर हम देख लेंगे कि भाई एग्जांपल भी कैसे करते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है 1/n, ठीक है। मान लीजिए हमने ये सीक्वेंस जो मैंने 1/n बताई थी वो कैसी थी भाई, फर्स्ट टर्म a1 क्या आता है 1, फिर 1/2, फिर आता है 1/3, फिर 1/4 और फिर आएगा कहीं 1/n एंड 1+1/n+1 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आएगा। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी n बिलोंग्स टू n के लिए 1/n जो होता है वो बड़ा होता है 1/n+1 के लिए। क्यों? क्योंकि भाई आप जैसे यहाँ पे थे, ठीक है, सॉरी मान लीजिए ये आपकी रियल लाइन है, यहाँ कहीं पे 1 था, फिर आपने क्या किया 1/2 निकाला तो वो यहीं आया, अगर 1/3 निकाला तो ये यहाँ कहीं 0 मान लेते, 1/4 वो यहाँ आएगा। मीन्स कि अगर आपने एक बार स्टार्ट कर लिया 1 से तो सारे नंबर कैसे आ रहे हैं, यहाँ से जो है वो लेफ्ट साइड में ही आ रहा है, ठीक है। सारे नंबर जो है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो हमें पता चला कि भाई सारे नंबर क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो टर्म्स जो है वो सीक्वेंस के कैसे हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स जो सीक्वेंस है वो कैसी है, हमारी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसे है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो डेफिनेशन हमने समझ लिया, अभी देख लेते हैं फिर एक बार कि इफ़ an+1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू an हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। भाई जो नेक्स्ट टर्म आएगा अगर वो आगे वाले टर्म से छोटा होता जाता है, दैट मीन सीक्वेंस हमारी कैसी हो रही है, उसके टर्म छोटे हो रहे हैं, उसका मतलब हुआ कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर an+1 जो है वो हमारे n टर्म से बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स an जो सीक्वेंस है वो कैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए 1 2 3 वो हमने सीक्वेंस देखी, जो नेक्स्ट टर्म था वो पिछले वाले टर्म से कैसा था, बड़ा था। मीन्स कि अगर नेक्स्ट टर्म जो है वो पिछले वाले टर्म से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग, और अगर पिछले वाले टर्म से छोटा होता है तो दैट मीन्स डिक्रीजिंग, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा और सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर आप जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ते हैं सीक्वेंस में, नेक्स्ट टर्म जो होता है, जैसे ये जो मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो मान लीजिए बहुत बड़ा है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, फिर दूसरा टर्म जो है वो उससे छोटा हो रहा है, तीसरा टर्म जो है वो उससे छोटा हो रहा है, और चौथा टर्म जो है वो उससे छोटा हो रहा है, फिफ्थ टर्म जो है ऐसे 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 करते जाएंगे तो मेरा n टर्म जो है वो कहीं पे ऐसा है, और अगर n+1 टर्म जो है वो मेरे पास कहीं ऐसा है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो टर्म है वो बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। दैट मीन्स हमारी सीक्वेंस कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम उसको बोलेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे जैसे हम बात करें कि भाई हमारी सीक्वेंस जो है फर्स्ट टर्म थोड़ा ऐसा था, फिर देखा तो भाई सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसा है, एन टर्म जो मान लीजिए कि ऐसा है, और फिर n+1 टर्म जो है वो उससे बड़ा है। तो हमें पता चला कि हमारी सीक्वेंस जो है वो कैसे इंक्रीज करे, दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो उसको हम बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। नाउ कुछ बुक्स जो होती है वहाँ पे सिर्फ नॉन डिक्रीजिंग भी लिखा जाता है, ठीक है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना या फिर नॉन डिक्रीजिंग होना वो सेम है, ठीक है। इसका मतलब कि कहीं पे कुछ टर्म सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात करें, एक सीक्वेंस जो है मेरे पास ऐसी है, 1 है, फिर 1, फिर 2 2, फिर 3 3, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा ऐसे आएगा, n आएगा, फिर n+1 एंड n+1 ऐसे आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो भी क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, बढ़ ही रहा है। यहाँ पे देखिए तो ये इक्वल है, ठीक है भाई। 1 जो है वो लेस और इक्वल, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू बोल ही सकते हैं, लेस और इक्वल, ठीक है। ये जो टर्म है हमारा क्या है, लेस और इक्वल टू नेक्स्ट टर्म है, पर ये जो टर्म है वो तो क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी सीक्वेंस कैसी हो रही है, बढ़ रही है। जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछले वाले टर्म से कैसा है, बड़ा है। तो इसको हम बोल देंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और ये ऐसा जब होता है तो हम उसको लेस और इक्वल की साइन देते हैं, और जब हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है उसमें हम ऐसे होता है 1 2 3
4, यहाँ पे कोई टर्म्स ऐसा नहीं होता कि इक्वल हो जाए। मान लीजिए सारे टर्म जो होते कैसे होते हैं, इंक्रीज ही कर रहे होते तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर हमारे टर्म ऐसे डिक्रीज कर रहे हैं तो हम उसको बोल देते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये था पूरा फंडा कि भाई मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। ये पूरा फंडा है, पूरी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। कुछ एग्जांपल करेंगे तो आपके पास जो डाउट्स है वो शायद थोड़े बहुत तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम पूरा क्लास जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप देखिए कि आपके डाउट्स है या नहीं, ठीक है। अभी से ऐसा मत सोच लीजिए कि मुझे पता नहीं चला, हम आगे भी एग्जाम्पल करेंगे। नाउ दूसरा जो है वो है इवेंचुअली मोनोटोनिक। इवेंचुअली जब कांस्टेंट सीक्वेंस की बात करते थे हम, तो हमने वहाँ पे देखा था कि भाई इवेंचुअली सीक्वेंस कैसी होती है कि कुछ टर्म्स हम छोड़ दे तो उसके बाद हमें पता चल रहा है कि सीक्वेंस कैसी है, ठीक है। वैसा था कांस्टेंट सीक्वेंस में भी वैसा था। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो मेरे पास जो सीक्वेंस है, मान लीजिए ऐसे है सीक्वेंस जो मेरे पास है -1 +1 -1 2 -1, फिर है -3 4 5 6 7 8। तो मुझे यहाँ से तो पता चल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको रियल लाइन पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरी जो सीक्वेंस है उसको, उसके टर्म्स को, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है -1 है, फिर मुझे मिला +1, चलो यहाँ कहीं 0, तो मुझे क्या मिला +1 मिला, ठीक है। फिर मुझे क्या मिल रहा है अभी, फिर मुझे मिला है अगेन -1, तो अरे मैं तो आगे गया था फिर वापस पीछे आ गया, कोई नहीं, चलिए देखते नेक्स्ट टर्म क्या है, वो 2 है, तो मुझे यहाँ पे +2 मिल रहा है, ठीक है भाई। पता चला कि अब तो आगे ही जाएंगे, फिर पता चला अभी -1 पे आ गए। मीन्स कि हमारी जो सीक्वेंस पहले टर्म थे वो ऐसे गए, फिर वापस आ गए, फिर आगे गए +2 तक, फिर पता चला कि -1 पे आ गए, ठीक है। फिर हमें पता चला कि -1 के बाद हमने क्या किया, -3 किया, इसके बाद और पीछे चले गए, फिर देखा कि हमारी जो सीक्वेंस है आगे गई, यानी कि यहाँ पे क्या है +4 हुआ, फिर देखा कि +5 हो रहा है, फिर +6 +7। दैट मीन्स एक बार हम -3 से जैसे हम +4 पे गए, उसके बाद हमारी सीक्वेंस कैसी होती चली गई, राइट हैंड साइड में बढ़ती चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं इतने जो टर्म्स है मेरे पास, ठीक है, ये 5 टर्म जो है उसको अगर यहाँ से नेग्लेक्ट कर दूँ, यानी कि उसको अगर यहाँ से मिटा दूँ, तो मेरी जो बाकी सीक्वेंस बनती है वो कैसे सीक्वेंस बन रही है, वो इंक्रीजिंग हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे इवेंचुअली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इवेंचुअली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जो इवेंचुअली सीक्वेंस होती है और जो मेन सीक्वेंस होती है, उन दोनों का जो नेचर्स होता है, वो जो बिहेव होता है वो सेम होता है, ठीक है। तभी हम ऐसी डेफिनेशंस या फिर ऐसे टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते ना। अगर उसका जो बिहेव है वो ही चेंज हो जाता है, तो फिर हम मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होती है हमारी मेन सीक्वेंस, उससे हम नए सीक्वेंस को क्यों डिफाइन करें, ठीक है। तो यहाँ पे वही फंडा चल रहा है कि भाई जो नेचर होता है वो दोनों का कैसा है, सेम होता है। चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है डेफिनेशन इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस की। सो a sequence, मान लीजिए ए एंड बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन, मीन्स कि आपके पास कुछ टर्म्स मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिला था, 5 टर्म्स मिले, सच दैट बी एन इज मोनोटोनिक। मेरी जो सीक्वेंस थी मेरी जो प्राइमरी सीक्वेंस क्या थी, ए एन थी, उससे मैंने एक नई सीक्वेंस इंट्रोड्यूस की। क्यों? क्योंकि जहाँ जो टर्म्स थे वहाँ पे मुझे अगर फिक्स बिहेव नहीं मिल रहा है, -1 +1 ऐसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रही है, तो वो जो सारे टर्म्स है उसको अगर मैं निकाल दूँ एक बार, तो बाकी जो सीक्वेंस बनेगी उसको मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, B1 B2 B3 बोल रहा हूँ, और उनका जो बिहेव होगा वो क्या होगा, सेम बिहेव किसका होगा, हमारे सीक्वेंस का होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे B1 = AK निकाला, B2 = AK+1 निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही फंडा है। ये जो टर्म्स थे इतने, हमारी जो AN सीक्वेंस थी, अगर उसमें से मैं मिटा दूँ तो मेरा जो BN आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा -3 आएगा, फिर आएगा 4, फिर 5, फिर 6 7 8 एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो कैसे हो रही है, टर्म बाय टर्म कैसे हो रही है, बढ़ रही है। दैट मीन्स वो कैसे है, इवेंचुअली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो सकता है, इवेंचुअली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकती है, तो उससे कोई पता नहीं। अब हम देखेंगे कि आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है वगैरह वगैरह, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कुछ टूल्स है, ऐसा नहीं है कि भाई इसी टूल से आप कर सकते हैं, आपके पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, ठीक है। हम जैसे जैसे सीक्वेंस को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि कितने टूल्स से हम कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ टूल्स कैसे हम डिफाइन करेंगे वो। तो फर्स्ट टूल्स जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई आपके पास जो है n टर्म होगा, ठीक है। आपके पास n टर्म आप निकालेंगे an, और फिर मैंने कहा कि n+1 टर्म निकालिए, ये टर्म दोनों निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन करेंगे। मैंने कहा कि भाई an+1 -an करना है, ठीक है। an+1 -an करिए, फिर देखिए कि उसकी क्या साइन आ रही है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, ये जो सिंबल है हमारा इंक्रीजिंग के लिए रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, और जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा उसके लिए हम ऐसे 2 नीचे कर देंगे, ठीक है। ये जो सिंबल है हमारा है
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए है, और ये जो सिंबल है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है, ठीक है, ये है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए है, और ये जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए। दैट मीन्स कुछ टर्म जो है वो इक्वल हो सकते हैं, ऐसा हमें यहाँ पे सिंबल के तौर पे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे दो लाइन। चलिए अच्छे से कर देते हैं जो सिंबल है हमारा, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ऐसा है नाउ। तो ये जो टर्म है वो पहले हम समझ लेते हैं कि हम कैसे उसको क्लेम करेंगे। मान लीजिए मेरी जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसे है, उसमें से मैंने एन टर्म निकाला, फिर मैंने n प्लस वन टर्म निकाला। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है ए एन प्लस वन माइनस ए एन कर सकता हूँ, उसका टर्म अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, या फिर मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है। अगर ए एन प्लस वन माइनस ए एन जो है वो लेस देन आ रहा है, उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। वो टर्म पे डिपेंड करेगा कि अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो। नाउ ये देखिए, ये जो सेम कहा कि सर आप ऐसे टूल्स कहाँ से लेके आए। अभी देखिए मेरे पास अगर कोई सीक्वेंस है, अगर मेरा टर्म ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे a1 है, a2 है, a3 है एंड सो ऑन, यहाँ कहीं पे an होगा, an प्लस वन होगा। अगर मेरी सीक्वेंस जो है ऐसी बढ़ रही है तो नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये टर्म जो है वो बड़ा होगा, किससे होगा, इससे। अगर मेरी सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है तो an प्लस वन क्या होगा, वो बड़ा होगा, किससे, an से। दैट मीन्स an प्लस वन माइनस क्या आएगा, an इज ग्रेटर देन जीरो। तो यही हमने निकाला ना, अगर हमारे सीक्वेंस ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो हम कहाँ होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो हम उसको इंक्रीजिंग या फिर इक्वल टू और इंक्रीजिंग, दैट इज मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो सेम हमारे पास अगर टर्म घट रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास an प्लस वन क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, किससे, an से, ठीक है। अगर वो लेस देन हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कैसी साइन आएगी, वो आएगी लेस देन जीरो, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। तो कोई टूल्स नहीं है, हमने यहाँ पे सिर्फ हमारा जो आइडिया है उसको एज अ फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया है। सो नेक्स्ट जो हमारा पास एग्जाम्पल है वो है, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि हम सॉल्व करके लाए हैं और आपको डायरेक्टली पता चला है। मैं यहाँ पे आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे हमने किया है, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको अच्छे से पीडीएफ हमारा जो मटेरियल है वो मिल जाए इसीलिए। तो मेरे पास जो टर्म्स है वो कैसा है, मैंने कहा कि भाई आपको ए एन टर्म निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, ए एन प्लस वन टर्म निकालना है, ठीक है। सो मेरे पास दोनों टर्म्स आ गए। ये जो सीक्वेंस थी मेरी वो है 1 प्लस वन हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू 1/n। तो उसमें से मैंने n टर्म निकाला, n प्लस वन टर्म निकाला। मेरा जो टूल्स है, अगर मेरे पास दोनों टर्म्स है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए एन प्लस वन निकालूंगा माइनस ए एन करूँगा, ठीक है। तो ये जो ए एन प्लस वन है वो क्या है, 1 प्लस वन हाफ प्लस 1/3 एन सो वन प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस वन है, ठीक है। ऐसे टर्म्स है। माइनस में अगर मैं ए एन करूँ तो वो ये होगा, तो वो हो जाएगा 1 प्लस वन हाफ प्लस 1/3 एन सो वन प्लस 1/n, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो टर्म्स है उसमें से 1 और 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से वन हाफ कैंसिल, यहाँ 1/3 अप टू 1/n तक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ 1/n प्लस वन। क्या बचा, 1/n प्लस वन। और यहाँ पे जो n है वो कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। नाउ अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए तो उसके लिए 1/n प्लस वन तो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। क्यों, जीरो तो आ ही नहीं सकता, क्यों, हमारे पास जो n है वो -1 तो हो नहीं सकता, मतलब तो वो तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर वो अनडिफाइंड में चला जाएगा। दैट मीन्स ये टर्म जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर n से आ रहा है तो दैट मीन्स ये टर्म क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो 1/n प्लस वन है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, वो कैसी सीक्वेंस है, यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन जीरो है। दैट मीन्स ए एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज ग्रेटर देन जीरो। दैट इज सीक्वेंस कैसी है हमारी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे मुझे इक्वल टू साइन नहीं है। अगर इक्वल टू साइन होता तो मेरा यहाँ पे भी क्या आता, इक्वल टू साइन आता, पर ऐसा नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस है हमारी कैसी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नाउ चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। जो दूसरा टूल्स है उसके ऊपर से हम देखेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, दैट मीन्स जो हमारे पास हमने देखा है कि मैथमेटिकल इंडक्शन वाली जो मेथड है यही मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। उसमें हम क्या करेंगे, हम पहले क्लेम करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम ये जो रूल्स है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, उसमें ऐसे प्रूव करूँगा जो A1 जो है वो मेरा लेस देन है। मैं यहाँ पे सिर्फ
एक अप्रोच के लिए दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट अप्रोच जो है वो हम ऐसे सिमिलरली कर सकते हैं। मान लीजिए कि A1 जो है वो क्या है, लेस देन है A2 से, ठीक है। हमें सीक्वेंस के टर्म्स देखिए, मुझे पता चल गया कि भाई मेरा A1 जो है वो A2 से कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि मेरा AK जो है वो क्या है, AK+1 से कैसा है, छोटा है। फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये मैं एज्यूम कर लूँगा, क्या करूँगा, एज्यूम कर लूँगा। इसको मैं प्रूव करूँगा कि A1 जो है मेरा लेस देन है, इसको मैं एज्यूम करूँगा। और फिर यहाँ पे मैं प्रूव करूँगा कि भाई ये जो है मेरा AK+1 वो मेरा AK+2 से भी कैसा है, छोटा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कह दूंगा कि सीक्वेंस जो है वो कैसी है, डिक्रीजिंग है। दैट मीन्स जो फर्स्ट टर्म सीक्वेंस जो है वो कैसी है, इंक्रीजिंग है। तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोल सकते हैं, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे ये जो फर्स्ट अप्रोच है, ऐसा हम डिक्रीजिंग जो होती है उसके लिए भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। नाउ मान लीजिए कि A1 कैसा है, लेस देन A2 है, ठीक है। फिर हमने एज्यूम कर लिया कि AK जो है वो AK+1 से भी कैसा है, छोटा है। फिर हम दिखाएंगे, हम प्रूव करेंगे, देन एंड शो फॉर AK+1। अगर ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अगर करता हूँ तो फिर मुझे पता चलेगा कि मेरी AN जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इन जनरल तो हम ऐसे कर सकते हैं, AN+1 इज लेस देन AN। ऐसा ही सेम टू सेम है कि अगर हमारा जो फर्स्ट टर्म है A1 वो ग्रेटर देन हो जाए A2 से, फिर हम एज्यूम करेंगे कि AK जो है वो AK+1 टर्म से भी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। देन मैं शो करूँगा अगर AK+1 और AK+2 टर्म्स है उनके लिए भी अगर ये इक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है, ये इनइक्वालिटी, उसके लिए भी हम कह देंगे कि अगर ऐसा होल्ड हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि AN इज़ ग्रेटर देन AN+1 एंड सो AN इज़ डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि हमारे जो पिछला टर्म जो है वो अगर बड़ा आ रहा है अगले वाले टर्म से, तो वहाँ पे तो सीक्वेंस क्या है, डिक्रीज है ना, तो वो है। तो बस यही फंडा है कि पिछला टर्म कैसा है, अगला टर्म कैसा है, बस उसी से हमें यहाँ पे निकालना, ठीक है। कुछ और टूल्स आएंगे जब हम AMGM वाले सब बात करेंगे सीक्वेंस की, तो वहाँ पे भी देखेंगे। पर यहाँ पे यही है कि फर्स्ट प्रिंसिपल इंडक्शन है, तो आप ऐसे ऐसे रूल्स करिए। अब हमें पता कैसे चला कि हम कैसे यूज़ करें कौन सा टूल्स। तो अगर आपके पास n टर्म जो है वो डायरेक्टली दिखा रहा है, n+1 टर्म्स भी दिख रहा है, तो अगर आप वहाँ पे AN+1 माइनस AN कर सकते तो वो कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल कहीं तो नहीं लग रहा है, या फिर कहीं AMGM तो नहीं लग रही। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके पास वो अप्रोच आएगा कि ये सीक्वेंस आ गया, ये वाला टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कितने टूल्स है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी टूल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ मेनली जो टूल्स हम जनरली यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स है, दैट इज AN+1 इज इक्वल टू √2 + AN, और मेरा जो A1 वो क्या है, 0 है, ठीक है। मुझे पता चल गया कि मेरा जो A1 वो टर्म है वो क्या है, मेरा 0 है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा कि भाई मेरा A1 मुझे मिल गया। हो सकता है क्या मुझे यहाँ से मैं AN को निकाल सकता हूँ, ठीक है। AN को क्या मैं निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर A1 जो है मेरा टर्म उसको निकालूँ तो भी AN क्या आएगा मेरा, मुझे पता नहीं, क्योंकि AN+1 वहाँ पे भी कुछ होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से AN निकालता भी हूँ, चलिए, तो 2 प्लस क्या आएगा, AN-1 आएगा। और फिर अगर यहाँ से इन दोनों का अगर मैं सब्सट्रैक्शन भी करता हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि भाई वो ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, वो तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से वो तो टूल्स यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल इंडक्शन या फिर मैथमेटिकल इंडक्शन जो टूल्स है उसका यूज़ करता हूँ। मेरा A1 क्या है, 0। फिर मैं अगर जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे यहाँ पे कर सकता हूँ, देखिए मुझे A2 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, √2 + A1 दैट इज √2, ठीक है। मेरा A2 क्या हो गया, √2 हो गया। दैट मीन्स अगर A1 0 है तो A2 क्या है, √2। तो ये तो क्या है, 0 से बड़ा है। दैट मीन्स A2 क्या है आपका, A1 से बड़ा है। ये मुझे पता चल गया। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा AK जो है वो क्या है, लेस देन है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है आपका A1 क्या है, लेस देन A2 हो गया, ठीक है। A1 इज लेस देन A2। फिर मैंने एज्यूम किया कि AK जो है वो मेरा कैसा है, लेस देन है AK+1 से। नाउ अगर मुझे मेरा एज्यूम हो गया है, फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो टर्म्स है वो कैसे, मैं यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया। अब मुझे शो क्या करना है कि भाई AK+1 जो है वो क्या हो सकता है, AK+2 से छोटा हो सकता है, ये मुझे शो करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर मैं ये कर सकता हूँ तभी बोलूँगा कि मेरी सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, जो भी उसके अकॉर्डिंग होगा वो। यहाँ पे मैंने अगर 2 दोनों तरफ ऐड किया तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। फिर मैंने स्क्वायर रूट लिया है तो वो भी इनइक्वालिटी करेगी। तो ये जो टर्म्स है वो मेरा क्या है, AK+1 है, और ये जो टर्म्स है वो मेरा क्या है, AK+2 है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क था वो मुझे क्लियर हो गया कि भाई ये जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स
हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछले वाले टर्म से कैसा है, बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि सीक्वेंस कैसी है, हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। कैसी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो वो मुझे पता चल गया कि मेरी सीक्वेंस कैसी है भाई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेस देन की साइन है, इक्वल टू की साइन नहीं है। सो ये था दूसरा टूल्स कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको यही डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे, वो आप पे है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, सीक्वेंस को देखेंगे, तो वहाँ पे हम दिखा पाएंगे कि हमारा ये जो टूल्स है वो ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। नाउ जो मेरा तीसरा टूल्स है यहाँ पे, वो कुछ ऐसा है कि अगर मेरे पास जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, वो जो सीक्वेंस होती है उसमें से मैं किसी भी 3 टर्म्स को निकाल दूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, किसी भी 3 टर्म्स को यहाँ मेरे पास जो क्या है कि मैं सीक्वेंस के किसी भी 3 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उसको ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे n1 n2 और n3 लिए, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कौन सा लिया है कि n1 n2 और n3 टर्म्स लिए है। कहाँ से, नेचुरल नंबर से। तो उनके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में कोई टर्म्स तो होगा, कौन सा होगा, an1 होगा, an2 होगा और an3 होगा, ठीक है। अब हमारी जो सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग कर रही है तो वहाँ पे क्या होगा, an1 होगा an2 से छोटा, ठीक है। और an2 कैसा होगा, an3 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n1 जो है वो छोटा है n2 से, n2 छोटा है वो n3 से। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, फिर मुझे ऐसा ही तो होगा। अगर डिक्रीज कर रहा है ये सीक्वेंस तो फिर वो क्या होगी, an1 होगा वो बड़ा होगा an2 से, और an2 जो है वो बड़ा होगा an3 से, ठीक है। ये तो प्रॉपरली होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारी सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है या फिर तो डिक्रीजिंग है उसके अकॉर्डिंग। पर मान लीजिए कि ऐसे तो नंबर्स है आपके पास, ठीक है। ऐसा तो हो रहा है कि भाई n1 जो है वो छोटा है n2 से, n2 जो है वो छोटा है n3 से। पर आपने क्या देखा भाई, अनर्थ देखा। क्या देखा, अनर्थ हो गया यहाँ पे। कैसा कि आपका जो an1 है वो तो छोटा हो रहा है an2 से, ठीक है। वो तो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है an2 से। पर यहाँ पे जो an3 था वो बड़ा होना चाहिए, पर वो भी क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। an3 भी क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, an2 से। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि मेरी सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक नहीं हो सकती। वो चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, वो डिपेंड नहीं करता। पर मेरी मोनोटोनिक तो हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि मेरे जो 3 टर्म्स जो है, मेरे n1 n2 और n3 जो है वो कॉन्जिक्यूटिवली अगर इंक्रीज हो रहे हैं, और वहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास ऐसा हो रहा है कि भाई an1 जो है वो an2 से तो छोटा हो रहा है, पर an3 भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने जो लिखा है स्टेटमेंट पूरा वो पढ़िए कि इफ़ देयर एग्जिस्ट, हमारे पास ऐसे मिल रहे हैं n1 n2 और n3 सच दैट n1 जो है वो छोटा हो जाए n2 से, n2 क्या है n3 से। दैट मीन्स 3 कॉन्जिक्यूटिव मैंने नेचुरल नंबर्स लिया, ठीक है। और an1 क्या है और an1 तो an2 से छोटा हो रहा है, पर an3 भी क्या हो जाए, छोटा हो रहा है। दैट मीन्स ऐसे हमारे पास 3 टर्म्स आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से रियल लाइन से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो आपको और समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। मेरे पास तो यहाँ पे रियल लाइन पे होंगे n1 n2 और n3, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे 3 टर्म्स मिलेंगे। तो वो कैसे होने चाहिए, an1 होने चाहिए, an2 होने चाहिए, an3 होने चाहिए। अगर वो इंक्रीज़ कर रहे हैं या फिर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उससे उल्टा होगा, ठीक है। हम अभी इंक्रीज़ के लिए देख रहे हैं, ये तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो है वो हमारे पास an1 जो है वो तो an2 से छोटा हो गया, पर यहाँ पे देखा तो an3 भी हो गया। दैट मीन्स ये तो गलत हो रहा है, ठीक है, गलत हो रहा है। दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। जो कुछ गड़बड़ है वो कैसी है कि भाई ये जो सीक्वेंस है हमारी कैसी है, मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है। कैसी है, मोनोटोनिक नहीं है। दैट मीन्स ये सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है। तो ऐसे आप क्लेम कर सकते हैं कि आपकी सीक्वेंस है वो कैसे मोनोटोनिक है या नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो है कि -1 टू द पावर n। हम सब जानते हैं कि ये जो सीक्वेंस है बहुत ही पॉपुलर है, पूछी भी जाते हैं कहीं पे। जो आपके पास जब MCQ आते हैं तो वहाँ पे ये जो सीक्वेंस है बहुत यूज़फुल होती है जब ऑप्शंस होते हैं उसको डिस्कार्ड करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर n1 4 लिया, 5 लिया और 6 लिया, दैट मीन सीक्वेंस तो मेरी क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग an1 इक्वल टू 1, an2 इक्वल टू -1 और an3 इक्वल टू 1, ये आएगा। अब मैंने देखा, क्या देखा कि मेरा an1 जो है वो an2 से तो बड़ा है, ठीक है, वो तो सही है। और मेरा an2 क्या होना चाहिए, an3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। an1 जो है वो मैंने देखा कि भाई an2 से तो बड़ा है, तो an2 क्या होना चाहिए, an3 से बड़ा होना चाहिए। पर यहाँ तो उल्टा हो गया। क्या हो गया भाई, an3 जो है वो छोटा हो गया किससे, an2 है मेरा an3 से छोटा हो गया। दैट मीन्स ये सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है, मोनोटोनिक नहीं है सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस आपके पास आ जाती है तो वो आप खुश हो जाइए कि भाई ये जो सीक्वेंस आपके पास है वो मोनोटोनिक है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जब बाउंडेड सेट की हम बात कर रहे थे तो भी मैंने कहा था कि आपकी सीक्वेंस जो है अगर बाउंडेड है और
तो वो बहुत खुशी होने की बात है, बहुत खुश होने की बात है कि आपकी सीक्वेंस बाउंडेड हो गई। बहुत काम की चीज़ है सीक्वेंस का बाउंडेड हो जाना और मोनोटोनिक हो जाना। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन भी इस पे पूछता है कि सीक्वेंस है वो बाउंडेड है या नहीं, मोनोटोनिक है या नहीं। और जब हम बात करेंगे कन्वर्जेंट की, तो वहाँ पे भी हमारे पास ये बहुत ही यूजफुल टूल रहेगा कि सीक्वेंस का बाउंडेड हो जाना और मोनोटोनिक हो जाना। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आपकी जो सीक्वेंस है ऐसा है, मान लीजिए कि ए एन जो है मेरा है वो है 1/1², 1/2², 1/3² एंड सो ऑन है। ठीक है, तो मेरे पास जो सीक्वेंस है मुझे ये दिया, डेट मीन्स मेरा एन टर्म जो है वो यही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से n+1 टर्म निकाला, फिर मैंने क्या किया, an+1 माइनस एन किया। मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे 3 टूल्स यहाँ पे डिस्कस किए उसी से कर रहा हूँ। फिर हम जैसे जैसे और एग्जांपल करेंगे, कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, डिक्रीजिंग मतलब लिमिट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे और टूल्स होंगे तो आप कलेक्ट कीजिएगा, उसका अलग लिस्ट बनाइए। ठीक है, तो वो आपके लिए शायद यूजफुल हो सकता है। सो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है मेरे पास an टर्म निकाला मैंने, an+1 भी निकाला, फिर मैं क्या कर रहा हूँ an+1 माइनस an कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो टर्म्स आएगा वो आएगा 1/n+1 होल्स का। ठीक है, तो ये जो है वो किसी भी n के लिए क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन 0। डेट मीन्स an+1 जो है वो क्या है, an+1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, an है। उसका मतलब हुआ कि an जो है वो कैसे है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, दैट इज an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये हो गया। दूसरी जो सीक्वेंस है वो मेरे पास है an इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड 1 प्लस n फैक्टोरियल, ये है मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे कौन सा टूल निकाला, मैं यहाँ से an+1 निकाल सकता हूँ आसानी से, और मैं यहाँ से an+1 जो है माइनस an का जो साइन है वो भी क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सो मेरे पास यहाँ पे an+1 है, an है, तो मैंने क्या किया, उन दोनों का सब्सट्रैक्शन किया, मेरे पास यह है 1/n+1 फैक्टोरियल, और ये किसी भी n के लिए क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 ही हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मीन्स जो सीक्वेंस है वो हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए दे रहा हूँ कि क्या ये हम ऑलवेज प्रूव कर सकते हैं कि इसी टर्म्स है, क्या हम ऐसा देख सकते हैं इस सीक्वेंस के कि भाई हमारी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक नहीं होगी। मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है वो है an दैट इज इक्वल टू -1/n इंटू n है। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस है मान लीजिए। सो ये जो सीक्वेंस है उससे अगर मैंने n+1 टिप निकाला तो वो क्या होगा, -1/n+1, और ये हो जाएगा n+1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से दिखा कि भाई ये जो सीक्वेंस है an+1 माइनस an, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है भाई यहाँ पे अगर n+1 टर्म ऐसा आ रहा है तो वो हो जाएगा -1/n। ठीक है, तो मेरे जो ये टर्म्स हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, -1/n इंटू क्या आएगा, n+1 आएगा, क्या आएगा n+1, और मेरा n टर्म क्या है, वो है भाई -1/n इंटू n। तो यहाँ से मैं देखूँ कि चलो ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दे, तो -n/n होगा, फिर माइनस, और यहाँ से क्या होगा प्लस -1/n इंटू 1, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -1/n। दैट मीन्स ये जो टर्म्स है वो क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, -1/n आ रहा है। ठीक है भाई, इसका क्या साइन फिक्स है, अगर आप n इवन लोगे तो यहाँ पे +1 आएगा, और अगर आप n माइनस ऑड लोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो इसका तो साइन फिक्स नहीं है। दैट मीन्स अगर आपके पास जो ये टर्म्स आ रहा है an+1 माइनस an जो आ रहा है, इसका जो फाइनल आउटपुट है वो क्या फिक्स ना हो, उसके जो साइन जो है वो फिक्स ना हो, तो हम बोलेंगे कि सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक नहीं है। जब क्या हो कि an+1 माइनस an का साइन कैसा हो, फिक्स ना हो, तो तब हम बोलेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी है, मोनोटोनिक नहीं है। नाउ मैं यहाँ पे और कुछ एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा रिजल्ट्स हैं हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस के रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास सीक्वेंस है, तो आपको कैसे पता चला कि ये जो टर्म्स है वो सबसे छोटा है। आपके पास जब सीक्वेंस आती है, मान लीजिए मैं आपको इन्फाइनाइट टर्म्स दे रहा हूँ, आप स्टार्ट करते हो उससे सीक्वेंस अरेंज करना कि फर्स्ट टर्म जो सबसे छोटा है उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, उससे बड़ा है उसको सेकंड प्लेस पे रख रहा हूँ, जो उससे बड़ा है वो उसको थर्ड। मान लीजिए मैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसा ही होगा, वो आप सबसे छोटा रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, ऐसा रखेंगे। फिर जब हम बात करेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है ऐसे बढ़ रही है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, दैट मीन्स आपके पास जब आपकी सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो रही है तो आपके पास सबसे छोटा टर्म्स है। ठीक है, सबसे छोटा टर्म्स है। फिर मैं कर रहा हूँ कि आपको मैंने थोड़े से इनफाइनाइट टर्म्स दिए, आपने देखा कि सर मेरे पास तो यहाँ से मुझे सबसे बड़ा टर्म्स मिल गया है, फिर छोटा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, मान लीजिए कि आपकी जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज हो रही है, तो आपके पास सबसे बड़ा टर्म्स है।
फिर आपने क्या उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, मान लीजिए आपकी सीक्वेंस कैसे डिक्रीज हो रही है, ठीक है, सबसे छोटा टर्म्स आपको नहीं मिल रहा है पर बड़ा मिल गया, तो फिर आप ऐसे अरेंज करते चले जाएंगे। दैट मीन्स जब आपकी सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो रही हो तो उसके पास सबसे बड़ा टर्म होगा, और जब आपकी सीक्वेंस जो है वो इंक्रीज हो रही हो तो उसके पास क्या होगा, सबसे छोटा टर्म्स होगा। तो मेरे पास पता चला कि मेरी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीज हो रही होती है, तब मुझे मेरे पास क्या होगा, वो बिलो होगी, बाउंडेड बिलो होगी। जब आपकी सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीज हो रही है तो उसके पास सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होगा, और जो स्मॉलेस्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपके पास अगर सीक्वेंस के पास स्मॉलेस्ट टर्म आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे कि बाउंडेड, आपकी सीक्वेंस कैसी बाउंडेड बिलो है। फिर अगर आपकी सीक्वेंस डिक्रीज कर रही है, आपके पास बड़ा टर्म मिल रहा है, छोटा टर्म नहीं मिल रहा है, और सीक्वेंस जो है वो डिक्रीज करे, तो बड़ा टर्म अगर आपको मिल गया है दैट मीन्स आपकी जो सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड अबव है। मेरा कहने का मतलब अगर आपकी सीक्वेंस जो है जब डिक्रीज कर रहे हैं तो आपकी सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड अबव हो जाएगी। ये जो दो रिजल्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी रियल एनालिसिस के सीक्वेंस टॉपिक है, ठीक है। जब मोनोटोनिक सीक्वेंस हो जाए अगर वो इंक्रीज हो रही है तो वो कैसी होगी, बाउंडेड बिलो होगी, और जब आपके पास मोनोटोनिक सीक्वेंस है डिक्रीज हो रही है तो वो कैसी होगी, बाउंडेड अबव होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास जब इंक्रीज हो रही है तो पता है कैसे चला भाई, इंक्रीज हो रही है, मुझे पास एन टर्म तो था नहीं, मेरे पास फर्स्ट टर्म था, फिर सेकंड मिला कि भाई वो तो बड़ा है, फिर थर्ड टर्म मिला भाई वो सेकंड टर्म से भी बड़ा है, ऐसे ऐसे करते चलेंगे तो मुझे पता चला कि स्मॉलेस्ट टर्म मिल गया। फिर से मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर आपको पास बड़ा टर्म मिल रहा है, छोटा टर्म नहीं मिल रहा है, और देखा कि भाई बड़े टर्म से मुझे उसका छोटा, उससे छोटा, उससे तो छोटा, ऐसे टर्म्स को मैं अगर अरेंज कर पाऊँ दैट मीन्स मेरी सीक्वेंस कैसे डिक्रीज कर रही है और वो जो है वो बाउंडेड क्या है, अबव है। तो ये जो दो रिजल्ट है वो आप क्या ऐसे लर्न कर लीजिए कि भाई ये दो रिजल्ट है वो तो इम्पोर्टेंट है, मुझे ये सीखने ही है, ठीक है। ये आपको आना पता होना चाहिए कि ये जो रिजल्ट है वो क्या है। तो ये था हमारे, जब बात करेंगे, ठीक है, और जब ये जो थर्ड रिजल्ट है वो जब हम लिमिट पॉइंट डिस्कस करेंगे तो तब देखेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो लेक्चर को। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे किसी टॉपिक के साथ।